Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज की क्लास में हम लोग अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लीगल इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर ये टॉपिक किस बारे में बातचीत करता है। देखिए, एक बात तो आपको पता होगा कि जब भी आप किसी कंपनी के मेंबर बनते हैं, है ना, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन बिकमिंग मेंबर, अगर कोई भी व्यक्ति मेंबर बन रहा है किसी भी कंपनी का, तो बच्चों आपको पता होगा कि उस पर्सन को कंपनी का एमओए और एओए साइन करना मैंडेटरी होता है। अगर आप किसी कंपनी के मेंबर बनना चाहते हो तो जरूरी है कि आप उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को सिग्नेचर करो, साइन करो, तभी आप बन सकते हो उस कंपनी के मेंबर, अदरवाइज नहीं बन सकते। क्लियर? अब देखिए बच्चों, ये जो एमओए और एओए होता है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर कंपनी के कुछ जरूरी बातें आती हैं। एमओए के अंदर तो कंपनी के 6 क्लॉजेस, 6 बातें आती हैं, नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, लायबिलिटी और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और एओए के अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं कि कंपनी कैसे काम करेगी, वो रूल्स रेगुलेशंस एओए में लिखे हुए होते हैं। अब जब भी अगर आप आज किसी कंपनी के मेंबर बनना चाहते हो तो एमओए एओए आपको साइन करना पड़ेगा। अब देखो, एमओए और एओए ये डॉक्यूमेंट हो गया, एमओए एंड एओए। अब इस पर एक तो आपने सिग्नेचर कर दिए और कंपनी के सिग्नेचर ऑलरेडी पहले से थे, तो देखा जाए तो आपके और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मेंबर के बीच में और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि जब वो बंदा मेंबर बना तो उसने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को सिग्नेचर किया। तो एक तो बंदे ने सिग्नेचर कर दिया और कंपनी ने ऑलरेडी सिग्नेचर किया हुआ था। तो अब इस एमओए और एओए के अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं उनके लिए मेंबर भी लायबल हो गया और कंपनी भी लायबल हो गई। अब देखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं कि आखिर एमओए और एओए के लीगल इफेक्ट्स क्या होते हैं। जब कोई कंपनी बन जाती है तो उसे एमओए एओए बनाने कंपलसरी होते हैं, और जब एमओए एओए बना लिए जाते हैं कंपनी के थ्रू तो उसके लीगल इफेक्ट्स आखिर होते क्या हैं बच्चों, हमको ये पढ़ना है। तो सबसे पहला लीगल इफेक्ट, मेंबर्स बाउंड टू कंपनी। समझिए, पहला पॉइंट समझा रहा हूं मैं। देखिए, मैंने आपको बोला कि एमओए और एओए को मेंबर भी साइन करता है, जो बंदा मेंबर बन रहा है, और कंपनी तो ऑलरेडी सिग्नेचर करी हुई होती है। अब बच्चों, उस एमओए एंड एओए के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वो किसको फॉलो करने पड़ेंगे? कंपनी के मेंबर को फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेंबर क्या हो गया? मेंबर बाउंड हो गया कंपनी के लिए। मेंबर बाउंड हो गया कंपनी के लिए कि एमओए और एओए, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना मेंबर के ऊपर, और उनके अंदर जो भी प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस लिखे हुए हैं वो हर मेंबर को मानने पड़ेंगे। तो अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि एमओए एओए का लीगल इफेक्ट क्या होता है, आप क्लियरली बोलिएगा कि एमओए एओए में इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। कोई भी बंदा जब कंपनी का मेंबर बनता है उसे एमओए एओए साइन करना पड़ता है, और कंपनी ने ऑलरेडी साइन किया हुआ होता है। तो वो मेंबर उन एमओए एओए के अंदर लिखे हुए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए बाउंड हो जाता है, क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशन अब उस मेंबर के ऊपर एप्लीकेबल हो चुके हैं, क्योंकि उसने एमओए एओए को साइन किया है, क्योंकि उसने एमओए एओए को साइन करके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब वो मेंबर उन रूल्स रेगुलेशन को फुलफिल करने के लिए लायबल है। स्टूडेंट बोलता है सर समझ गया मैं, पहला पॉइंट आ गया समझ में, लीगल इफेक्ट्स ऑफ एमओए एओए समझ में आ गया। अब आ जाते हैं बच्चों हम सेकंड पॉइंट पे, कंपनी बाउंड टू मेंबर्स। मैंने आपको बोला एमओए एओए के अंदर क्या लिखे होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसलिए मेंबर बाउंड हो जाता है कंपनी के लिए। बच्चों, एमओए एओए में कुछ बेनिफिट्स भी लिखे होते हैं जो कि मेंबर को मिलने चाहिए। कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं उसमें।
जो कि मेंबर को मिलने चाहिए। तो कंपनी भी तो बाउंड हो रही है मेंबर के लिए। आज अगर मैं किसी कंपनी का मेंबर बनता हूं तो मैं बाउंड हूं उस कंपनी के लिए कि मैं उस कंपनी के एमओए एओए के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करूंगा। हाथ की हाथ वो कंपनी भी तो बाउंड है मेरे लिए, मेंबर के लिए, कि उसे एमओए एओए वाले सभी बेनिफिट्स मुझको देने पड़ेंगे। ये हो गया बच्चों सेकंड पॉइंट की डिविडेंड देना पड़ेगा और बाकी जितने भी बेनिफिट्स है वो सब मुझे देने पड़ेंगे। तो मेंबर कंपनी के लिए बाउंड हो जाता है, कंपनी मेंबर के लिए बाउंड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं मेंबर बाउंड टू मेंबर। मेंबर बाउंड टू मेंबर का मतलब क्या है समझिएगा, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बच्चों, इसको बड़े सिंपली समझिएगा। मेंबर बाउंड टू मेंबर, थर्ड लीगल इफेक्ट। एक कंपनी है, उसका नाम है करण अर्जुन कंपनी लिमिटेड। क्या नाम है कंपनी का? करण अर्जुन कंपनी लिमिटेड। उस कंपनी के अंदर शाहरुख खान मेंबर है और सलमान खान भी मेंबर है। अब देखिए हुआ क्या बच्चों, एक बार की बात है, सलमान खान ने कोई कंडीशन कंपनी की फॉलो नहीं करी। सलमान खान मन मर्जी वाला आदमी है, तो उसने कंपनी की किसी कंडीशन को फॉलो नहीं किया। तो शाहरुख खान जो कि उसी कंपनी का मेंबर है, वो सलमान खान के पास में आया और बोला कि तूने हमारी कंपनी की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो मैं मतलब शाहरुख खान मतलब मेंबर, मैं इस कंपनी के बिहाफ पर तेरे ऊपर केस फाइल कर रहा हूं। मैं दोबारा से बोलता हूं, एक कंपनी है जिसका नाम है करण अर्जुन कंपनी लिमिटेड। सलमान खान भी उस कंपनी का मेंबर है, शाहरुख खान भी उस कंपनी का मेंबर है, दोनों सेम पोजीशन पर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। सलमान खान ने उस कंपनी की एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो शाहरुख खान पहुंचा सलमान खान के पास और बोला तूने कंपनी की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, मैं कंपनी के ब्याह पर तेरे ऊपर केस करूंगा। सलमान खान बोला सुन बे, मेंबर बाउंड टू मेंबर, तू मेरे लिए बाउंड है, मैं तेरे लिए बाउंड हूं कि हम दोनों सेम पोजीशन पर हैं। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठा रहे कंपनी में एज मेंबर। अगर कंपनी को कोई दिक्कत है ना मुझसे, करण अर्जुन कंपनी को, कंपनी डायरेक्टली मेरे नाम के ऊपर केस करेगी। तू बीच में क्यों चल रहा है? तू क्यों अपने नाम से मेरे ऊपर केस कर रहा है कंपनी के ब्याह पे? मेंबर बाउंड टू मेंबर, मैं बाउंड हूं कि मैं, हम दोनों सेम पोजीशन पर है, मैं तेरे को परेशान नहीं करूंगा और मैं कंपनी के ब्याह पर अपने नाम से केस नहीं करूंगा, कंपनी खुद कर सकती है। और अगर करण अर्जुन कंपनी मुझ पे केस करना चाहती है वो खुद कर देगी, तू मत करना। अरे बात समझ में? देखो सुन एसआर के, तुझे बीच में आने की जरूरत नहीं है, तू भी मेरी तरह कंपनी का मेंबर है और जितना राइट तेरे पास है उतने ही मेरे पास है। अगर कंपनी को केस फाइल करना है तो वह खुद अपने नाम से कर लेगी। मेंबर बाउंड टू मेंबर, कि एक मेंबर दूसरे मेंबर को केस फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो सेम पोजीशन पर है, कंपनी करेगी केस फाइल अगर कंपनी को करना है। स्टूडेंट बोलता है सर आपने मुझे अभी तक इस टॉपिक कि एमओए एओए के आखिर लीगल इफेक्ट क्या होते हैं। एक तो मेंबर कंपनी के लिए बाउंड हो जाता है, कंपनी मेंबर के लिए बाउंड हो जाती है और मेंबर मेंबर एक दूसरे के लिए बाउंड हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर, कंपनी आउटसाइडर के लिए बाउंड नहीं होती है। इस वाले पॉइंट को मैं समझाता हूं आपको, बड़े ध्यान से एग्जांपल से समझिएगा। ये है रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी को ना रिनोवेशन का काम करवाना था, तो अंबानी साहब ने बोला कि मेरी कंपनी में रिनोवेशन का काम है, छत वत सही करवानी है, मेरे को पेंट वेंट करवाना है बस, और सिर्फ 2 महीने का काम है, 2 महीने में वो काम हो जाएगा, छोटा सा काम है और मैटर खत्म। तो मुझे 2 महीने के लिए आपको अपॉइंट करना है। एक कॉन्ट्रैक्टर से बोला कि मेरी रिलायंस कंपनी में मुझे सिर्फ 2 महीने का काम है, आप 2 महीने के लिए आ जाए, मेरी कंपनी का रिनोवेशन कर दें, पेंट वेंट डेंटिंग वेंटिंग कर दें थोड़ी बहुत, और कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाएं आप, मैं आपको पैसे दे दूंगा, 2 महीने में काम खत्म कीजिए और अपने चले जाइए। कॉन्ट्रैक्टर तैयार हो गया, 2 महीने निकल गए, 2 महीने निकल गए और कॉन्ट्रैक्टर ने काम कंप्लीट कर दिया। लेकिन जब 2 महीने थे ना, जब वो काम कर रहा था, तब कॉन्ट्रैक्टर ने कंपनी के एओए को पढ़ा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को, और उसमें लिखा हुआ था
कि अगर कोई कंपनी किसी को भी निकालेगी, अगर कंपनी किसी भी मेंबर को, डायरेक्टर, कंपनी के बंदे को अगर कंपनी निकालेगी, इंटरनल आदमी को, तो कंपनी को 1 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा एओए में लिखा हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर ने वो बात पढ़ ली थी जब वो काम कर रहा था। आज 2 महीने हुए, उसने काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन कंपनी से बोला, अंबानी साहब से बोला कि साहब मैं ऐसे नहीं निकलूंगा। एओए में लिखा हुआ है कि 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, आप भी मुझे 1 महीने का नोटिस दीजिए, उस 1 महीने की मुझको पगार दीजिए, उसके बाद ही मैं कंपनी छोड़ूंगा, आप ऐसे मुझको नहीं निकाल सकते हो। अंबानी साहब ने बोला, सुन भाई, ये जो 1 महीने नोटिस का रूल है ना, ये कंपनी के इंटरनल लोगों के लिए है, मेंबर, डायरेक्टर, प्रमोटर। तुम आउटसाइडर हो। कंपनी मेंबर के लिए तो बाउंड होती है, आउटसाइडर के लिए बाउंड नहीं होती है। कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। एओए और एमओए में जो लिखा है वो सब कुछ उनके बेनिफिट्स इंटरनल लोगों को मिलते हैं, बाहर के लोगों को नहीं मिलते। कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स। तो बच्चों, यहां तक मैंने आप लोगों को बताया लीगल इफेक्ट्स ऑफ एमओए एंड एओए। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अब बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और हमारा टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब धीरे एक एक करके समझिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मीनिंग क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी टॉपिक है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। डॉक्ट्राइन जो शब्द, बहुत से लोग इसे डॉक्ट्राइन बोलते हैं, बहुत डॉक्ट्रिन बोलते हैं, एक ही बात है। डॉक्ट्रिन का मतलब है सिद्धांत, उसूल, या आप सिंपली भाषा में बोले तो रूल्स बोल दो, प्रोविजंस बोल दो। अब बहुत ध्यान से समझिए, ये जो अल्ट्रा वायरस है ना, अल्ट्रा वायरस, और ये स्पेलिंग ऐसे लिख लीजिएगा बच्चों, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। अल्ट्रा वायरस, VIRES, इसका मतलब है बियॉन्ड दी पावर या बियॉन्ड दी ऑब्जेक्ट क्लॉज। समझिए इसका मतलब क्या है। कोई भी कंपनी जिस काम के लिए ऑथोराइज्ड है, कंपनी को जितनी पावर दी गई है, कंपनी जिस पर्पस के लिए काम कर सकती है, अगर कंपनी उस ऑथोराइजेशन, उस अप्रूवल से बियॉन्ड जाकर काम, अपनी औकात से बाहर जाकर अगर काम करती है कंपनी, तो वो काम अल्ट्रा वायरस गिना जाएगा, गलत गिना जाएगा, इलीगल गिना जाएगा, वॉइड गिना जाएगा। कंपनी उस काम को नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी जब बनती है ना, तो उसे अपना ऑब्जेक्ट तय करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे एयरटेल कंपनी बनी, तो एयरटेल कंपनी ने बोला कि मैं टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करूंगी, इसके अलावा मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगी। एयरटेल कंपनी का ऑब्जेक्ट है टेली कम्युनिकेशन। अगर एयरटेल कंपनी इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एयरटेल कंपनी कपड़े की फील्ड में आकर काम करने लगी, बियॉन्ड दी पावर, क्योंकि आपके पास में पावर टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में काम करने का है। आप उसी ऑब्जेक्ट के लिए ऑथोराइज्ड हो। आपने आरओसी और सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला हुआ है मैं सिर्फ टेली कम्युनिकेशन के लिए काम करूंगी। अगर आप क्लोथ, कपड़ों के लिए काम करना चाहते हो तो पहले ऑथोराइज हो जाओ। आप ऑथोराइज हुए नहीं, और बिना ऑथोराइज हुए आप कपड़े की फील्ड में काम करने लग गए। आप अपनी पावर के बियॉन्ड चले गए, आप अपनी ऑथोराइजेशन के बियॉन्ड चले गए, और ये जो एक्टिविटी है इसे अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी माना जाएगा, इसे गलत एक्टिविटी माना जाएगा, इसे इलीगल एक्टिविटी माना जाएगा, क्योंकि आपने अपनी पावर अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर काम करा। तो जब भी कोई कंपनी अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी के, अपने ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाकर काम करती है, ऐसा काम करती है जिसकी पावर उसके पास में नहीं है, इस प्रकार के काम को, उस ट्रांजैक्शन को अल्ट्रा वायरस बोला जाता है, और वो इलीगल होता है, वॉइड होता है। कंपनी वो काम नहीं कर सकती, कंपनी को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टूडेंट बोलता है सर बड़ा इजी है, मुझे तो एक बार में समझ में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है, मजे आ गए। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, मैंने एक
एक सीक्वेंस पढ़ा है कहीं पर। मैंने कहा क्या पढ़ा? बोला सर मैंने सुना है कि सबसे ऊपर कंपनीज एक्ट होता है। बिल्कुल सही है। और उसको फॉलो करते हुए एमओए बनाया जाता है, सॉरी एओए बनाया जाता है, और उसको फॉलो करते हुए एमओए बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। तो आराम से समझो एक बार जो मैं पढ़ाने वाला हूं, समझिए। अब मैं आपको कुछ सिचुएशन पढ़ाने वाला हूं बच्चों, बिंदास पढ़िएगा। एक कंपनी है एयरटेल। एयरटेल कंपनी ने कोई काम किया कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाकर, मतलब वो काम कंपनीज एक्ट में अलाउड ही नहीं है, वो काम कंपनीज एक्ट में अलाउड ही नहीं है, फिर भी एयरटेल कंपनी ने वो काम कर दिया। लॉ मना करता है, एक्ट मना करता है, कंपनीज एक्ट ने बोला है ऐसा काम नहीं करने का, एयरटेल कंपनी ने कर दिया। वो काम अल्ट्रा वायरस है, और उस काम को कुछ भी कर ले एयरटेल कंपनी, उस गुनाह की कोई माफी नहीं है, सजा मिलेगी। मतलब वो काम रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, वो गलत है, शुरू से गलत है अगर आप एक्ट के बियॉन्ड जाकर काम करते। सेकंड आ जाता है कि सर एक कंपनी है एयरटेल कंपनी, उसने एमओए के बियॉन्ड जाकर काम किया। हाँ, तो ये भी गलत है और इसको भी करेक्ट नहीं कर सकते। एमओए में क्या लिखा होता है बच्चों? एमओए में कंपनी का नाम लिखा होता है। आप अपना नाम कभी गलत बोलोगे? आप अगर सो भी रहे हैं ना और आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम तो सही बताओगे, एड्रेस तो सही बताओगे। अगर कोई कंपनी अपना नाम गलत बता रही, एमओए के बियॉन्ड मतलब ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जा रही है, तो वो जानबूझ के फ्रॉड कर रही है। अपना नाम थोड़ी ना गलत बता सकते हो, अपना एड्रेस थोड़ी ना गलत बता सकते हो, ऐसे काम को करेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन थर्ड पॉइंट आता है, एयरटेल कंपनी, उन्होंने एओए के बियॉन्ड काम किया, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर काम किया। जैसे एग्जाम्पल क्या बोलता है, वो ये बोला जाता है कि अगर कोई भी कंपनी बाईबैक करना चाहती है, कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स को वापस खरीदना चाहती है तो खरीद सकती है, कंपनीज एक्ट अलाउ करता है। बस कंडीशन ये है कि उसके एओए में लिखा हुआ होना चाहिए कि कंपनी ऐसा कर सकती है, ऑथराइजेशन होना चाहिए। अब एयरटेल कंपनी ने बाईबैक कर लिया, लेकिन एओए में ये बात ऑथराइजेशन नहीं लिखी थी कि एयरटेल कंपनी बाईबैक कर सकते, ऑथराइज नहीं करा खुद को एओए के अंदर, लेकिन बाईबैक कर लिया। तो कंपनीज एक्ट के अंदर तो काम किया ना, एओए के बियॉन्ड काम करा, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर तो काम करा। तो अगर आप एओए को अल्ट्रा वायरस कर देते हो, एओए के बियॉन्ड जाकर काम करते हो, तो वो रेक्टिफाई हो सकता है, वो करेक्ट हो सकता है। अगर आप जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा ले मेंबर्स से, तो आपको सजा नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा, अगर कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाकर काम करा वो हमेशा गलत है, एमओए के बियॉन्ड जाकर काम करा हमेशा गलत है, एओए के बियॉन्ड जाकर काम करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वैलिड मान लिया जाएगा। चाहे से एओए के बियॉन्ड चले गए आप, फिर भी उसको वैलिड मान लिया जाएगा अगर जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया जाए। और लास्ट पॉइंट बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा। एक कंपनी है एयरटेल, उसका डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, उसने कोई काम किया जो उसकी पावर के बियॉन्ड है, लेकिन कंपनी के फेवर में है, कंपनी के लोगों के फेवर में है, मेंबर्स के और लॉ के भी फेवर में है, लेकिन उसकी पावर नहीं थी, वो ऑथोराइज नहीं था, और कोई बंदा ऑथोराइज था कंपनी में। लेकिन उसने देखा कि यार मेरी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है कंपनी में, हालांकि मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने ये नहीं रोका तो भैया कंपनी का नुकसान हो जाएगा, लोगों का नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। इसलिए उसने क्या किया, वो काम कर दिया। हालांकि उसने अल्ट्रा वायरस किया, लेकिन अगर जनरल मीटिंग में मेंबर्स ये बोल दें कि चाहे से इस डायरेक्टर ने अपनी पावर के बियॉन्ड काम किया, लेकिन फिर भी हमारे फायदे के लिए किया, लॉ के फायदे के लिए किया, कंपनी के फायदे के लिए किया, लोगों के फायदे के लिए किया, और हम इसके काम को सपोर्ट करते हैं, इस पे पेनल्टी मत लगाओ,
तो भी उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एओए के बियॉन्ड या डायरेक्टर अपनी पावर के बियॉन्ड जाता है तो वो काम रेक्टिफाई हो जाएगा अगर जनरल मीटिंग में एसआर पास, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा लिया जाए मेंबर से। लेकिन अगर आप कंपनीज एक्ट या एमओए के बियॉन्ड काम कर रहे हैं तो वो कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब है कि पावर के बियॉन्ड जाकर काम करना, और पावर के बियॉन्ड जाकर अगर काम कर रहे हो तो वो गलत है, और कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड तो बिल्कुल गलत है, एमओए के बियॉन्ड बिल्कुल गलत है, एओए के बियॉन्ड गलत है लेकिन उसे रेटिफाई कर सकते हैं, और डायरेक्टर के बियॉन्ड भी गलत है लेकिन उसे रेटिफाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो डॉक्ट्रिन्स, और उनका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ, इसको बहुत से लोग डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं, एक ही बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ। एक तो हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक हम पढ़ेंगे इंडोर मैनेजमेंट। बच्चों मैं आपको इसको स्टार्ट, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है दोनों। आपको बस डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को समझना है, क्योंकि जैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपके समझ में आया, बाय डिफॉल्ट आपको इंडोर मैनेजमेंट आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। और इसको समझाने के लिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझाऊंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। देखो मोहित बंसल क्लासेस जिसमें अभी आप पढ़ रहे हो, मैं मोहित बंसल क्लासेस के बिहाफ पर लॉ की क्लास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। तो सपोज कीजिए मैंने लॉ की क्लास यूट्यूब पर अपलोड करी, यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दी लॉ की क्लास। मेरे पास में सलमान खान जो कि सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं सलमान खान, उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बोला कि लॉ की क्लास उनको परचेज करनी है, वो लॉ की क्लास परचेज करना चाहते। तो मैं मोहित बंसल क्लास के व्याप पे यूट्यूब पे अपनी क्लासेस अपलोड करता हूं। सलमान खान सीएमए फाइनल के स्टूडेंट ने क्लासेस को देखा और मुझसे परचेज करने के लिए बोला, तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं कंपनी जिसके पास सलमान खान आउटसाइडर और मैं कौन हूं, कंपनी, मेरे पास में इन्होंने एक ऑफर दिया कि आपकी क्लास परचेज करनी है, तो कंपनी क्या प्रिज्यूम करेगी, मोहित बंसल क्लास क्या प्रिज्यूम करेगी कि यार ये मेरे बारे में ऑलरेडी सब कुछ जानता है, ये जो आउटसाइडर है जो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है ये ऑलरेडी मेरे बारे में सब कुछ जानता है, इसको पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, किस तरीके से पढ़ाता हूं, मेरा क्या तरीका है, और मेरा तरीका शायद इसको अच्छा लगता है, तभी जाकर ये मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, मेरी क्लास परचेज करना चाहता है। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोला जाता है, इसको ही डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोला जाता है। जब भी कोई भी पर्सन, चाहे से कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी आउटसाइडर कंपनी से किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो कंपनी जिसके पास में ऑफर आ रहा है मोहित बंसल क्लासेस, वो ये सोचती है कि सामने वाला मेरे बारे में ऑलरेडी अवेयर है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, उसको मेरे बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, और तभी वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, और वो अपनी रिस्क पर मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सलमान खान साहब ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मैंने प्रिज्यूम किया ये मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। अब कल को सलमान खान को मेरी क्लासेस पसंद नहीं आई, वो मेरे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रिज्यूम किया गया था कि उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है, ये उनकी जिम्मेदारी थी मेरे बारे में सब कुछ पता कर लेना। अब वो मेरे ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। एक तरीके से ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ये कंपनी को फेवर करता है, ये कंपनी को बचाता है, सलमान का आउटसाइडर से बचाता है। एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, बड़ी ध्यान से सुनिएगा इस एग्जांपल को, ये भी एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी ने ऑफर दिया, तो ये कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी हमारे केस में आउटसाइडर हो गई। इसने रिलायंस को बोला कि मैं आपको 20 लाख रुपए का लोन दे दूं, अगर आप अपनी पुणे वाली प्रॉपर्टी मुझको गिरवी रख दें, सिक्योर्ड कर दें, तो मैं उस पर 20 लाख रुपए का लोन दे दूं। ये ऑफर दिया आउटसाइडर ने, किसको? रिलायंस कंपनी को। रिलायंस कंपनी अग्री हो गई। क्या सोचकर? रिलायंस कंपनी ने सोचा कि ये आईओसी, ये जो आउटसाइडर है, जो मुझे ऑफर दे रही है, जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। ये रिलायंस ने सोचा, प्रिज्यूम कर लिया कि मेरे बारे में सब कुछ जानती है, अपनी रिस्क पे, अपनी मर्जी से मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मुझे 20 लाख का लोन दे रही है, पुणे वाली प्रॉपर्टी को गिरवी रख के। 2 महीने बाद या कुछ टाइम बाद में ये पता चला कि वो पुणे वाली प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के पास गिरवी है। बाद में पता लगा आईओसी को कि यार जिस पुणे वाली प्रॉपर्टी पे मैंने रिलायंस को लोन दिया, वो तो ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के पास में गिरवी पड़ी है। और रिलायंस कंपनी ने ये बात छुपाई नहीं है, रिलायंस कंपनी ने ये बात ऑलरेडी हमेशा बताई हुई थी। रिलायंस कंपनी ने ये बात अपने एमओए में लिखी हुई थी, एओए में लिखी हुई थी, आरओसी को बताई हुई थी, अपनी वेबसाइट पर बताई हुई थी। हर जगह रिलायंस कंपनी ने इस बात को पब्लिश किया हुआ था। ये तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी आउटसाइडर की जिम्मेदारी थी कि जब वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने आ रही थी, उसे ऑलरेडी सब कुछ पता होना चाहिए था। अगर अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी रिलायंस पे केस करना चाहे, नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी थी सब कुछ पहले से पता कर लेना। इसे बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसके अंदर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि जो आउटसाइडर है उसको सब कुछ कंपनी के बारे में पहले से पता है, क्योंकि वो कंपनी का एमओए, एओए, आरओसी सभी पब्लिक की अवेलेबल डॉक्यूमेंट पढ़कर आया है, और वो बंदा केस नहीं कर सकता। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को फायदा देता है। लेकिन अब अगर मैं इसी एग्जांपल को बच्चों एक बार दोबारा देखूं, दूसरे नजरिए से देखता हूं। सपोज कीजिए कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 20 लाख का लोन दिया रिलायंस को, और जब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 20 लाख का लोन दिया था ना रिलायंस को पुणे वाली प्रॉपर्टी पे, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रिलायंस का एमओए पढ़ा था, एओए पढ़ा था, आरओसी से भी रिलायंस के बारे में पूछा था, रिलायंस की वेबसाइट भी पढ़ी थी, लेकिन कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि रिलायंस ने पब्लिश नहीं किया था, रिलायंस ने छुपाई थी कि वो प्रॉपर्टी, पुणे वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के पास गिरवी है, छुपाई थी ये बात। इसमें आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, आउटसाइडर की क्या गलती है? अब तो गलती नहीं है। पहले वाले केस में तो चलो रिलायंस ने बताया था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई हो गया, लेकिन अब की बार आईओसी की बेचारे की क्या गलती है? रिलायंस ने तो ये बात डिस्क्लोज ही नहीं करी, करनी चाहिए थी, नहीं करी, छुपाई उसने ये बात। अब बेचारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तो एमओए पढ़ सकता है, पढ़ा, पर उसमें नहीं लिखा था, एओए में नहीं लिखा था, आरओसी तक को, सेंट्रल गवर्नमेंट तक को ये बात नहीं पता थी कि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक के पास गिरवी है, वेबसाइट पर नहीं लिखा था। इस वाले केस में आईओसी रिलायंस पर केस कर सकता है, क्योंकि अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आ जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि बंदे को, जो आउटसाइडर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हम ये प्रिज्यूम करते हैं उसको सब कुछ पता है। कैसे? क्योंकि उसने पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स पढ़े। लेकिन अगर कंपनी ने पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में जानकारी ही नहीं दी, तो अब उस आउटसाइडर की गलती नहीं है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर जो है उसको फायदा पहुंचाता है। मैंने बोला था जस्ट अपोजिट है इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आउटसाइडर कंपनी पे केस नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रिज्यूम किया जा रहा था आउटसाइडर को सब कुछ पता है। इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को फायदा देता है कि अगर कंपनी बातों को छुपा रही है तो आउटसाइडर की गलती नहीं है, आउटसाइडर कंपनी के इंटरनल मैटर्स में झांक कर नहीं देखेगा। ये फेवर में है आउटसाइडर की, और कंपनी के अगेंस्ट में आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। स्टूडेंट बोलता है सर अब मेरे जो बात समझ में आई ना, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के एक ही बार में बता देता हूं। आपने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये प्रोटेक्ट करता है कंपनी को,
और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को। अगर कंपनी ने सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल किया तो आउटसाइडर को पढ़ के आना चाहिए था, आउटसाइडर कंपनी पे केस नहीं कर सकता। लेकिन अगर कंपनी ने पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया तो आउटसाइडर की गलती नहीं है, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है, वो पढ़ेगा कहां। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, आपको उन क्वेश्चन के जवाब देने, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, ध्यान से पढ़िएगा। ए ने बी को ऑफर दिया, तो ये हो गया आउटसाइडर जिसने ऑफर दिया, और ये हो गई कंपनी जिसको ऑफर मिला। अब ये जो बी कंपनी है ना, ये कुछ इर्रेगुलर काम करती है, गलत काम करती है। अब पहली कंडीशन, लेकिन उन इर्रेगुलर काम के बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब पूरी दुनिया को पता है ये कंपनी कुछ इर्रेगुलर काम करती है। तो जब ये इसके पास में ऑफर लेकर आ रहा था, इसको भी पता होना चाहिए था। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। दूसरी सिचुएशन, पब्लिकली ये बात अवेलेबल नहीं है, इसने ये छुपा रखा है कि ये इरेगुलर काम करती है, दुनिया में किसी को नहीं पता क्योंकि इसने छुपा रखी है ये बात। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसमें इसकी गलती नहीं है क्योंकि पब्लिकली इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। दूसरी क्वेश्चन, ए कंपनी बी कंपनी ऑफर लेकर आई, ये आउटसाइडर और ये कंपनी अपने काम को करने में नेग्लिजेंसी दिखाती है, नेग्लेक्ट करती है। पहली सिचुएशन, ये बात पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इसको भी पता होना चाहिए था। ये बात पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो इंडोर मैनेजमेंट इसकी भी बेचारे की गलती नहीं है। तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा यहां तक कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आखिर क्या होता है। इसके आगे के जो टॉपिक्स है, अब निधि कंपनी एंड उससे रिलेटेड, उसको हम आगे वाली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स।